Yes. Hi. So today we start the evidence of evolution, evidence for evolution. कौन से ऐसे एविडेंस है जो इवोल्यूशन में हमको हेल्प करते हैं. प्रीवियसली हमने बोला था कि डार्विन एंड वो वॉलेस साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने बोला था कि एंसेस्टर के कैरेक्टर्स जो है उससे हमारे कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट है, लेकिन वी शेयर सम कैरेक्टर्स लाइक काफी. मैंने जो एग्जांपल भी पहले के वीडियो में बताया था कि काफी जो एग्जांपल्स है वो दिए गए हैं, कि वैसे ही हम और थोड़े एग्जांपल्स लेंगे कि कौन कौन से अभी हम देख सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अभी हमको दिखते हैं. अभी हमारे में भी ऐसे कुछ प्रूफ है, लेकिन ये देयर आर सम हाइपोथेसिस एंड सम आर बी रिजेक्टेड आल्सो. उसका एग्जांपल भी हम लेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं. वो वॉलेस के जो उसने बताया था उसमें मैं बोलना भूल गया था कि जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो मैंने बोला था कि पृथ्वी जो अर्थ है वो जैसे जैसे चेंज हुई है वैसे वैसे जियोग्राफिकल चेंज के साथ बायोलॉजिकल चेंजेस भी हुए हैं. तो वो जो पूरा चेंजेस है उसमें पूरा बहुत सारा टाइम लगा है. उसमें टाइम पीरियड है, वो एक टाइम पीरियड है, वो एक एरा है. वो जो सारा पीरियड उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. वो अलग अलग उसको नाम बोलते हैं, उसको एरा बोलते हैं. पेलेजिक एरा है, जुरासिक एरा है, वैसे डिफरेंट एरास है, डिफरेंट पीरियड्स है, इफॉर्म्स है, उसको बोलते हैं इफॉक्स है. ऐसे डिफरेंट नाम उनको दिए गए हैं. तो ये सब पृथ्वी के साथ इवॉल्व हुआ है. अभी हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से एविडेंस हमें मिले हैं. तो अगर आप पुराने जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो काफी जो खुद काम करते हैं और वो खुद के सब सारा बाहर निकालते हैं, तो उसमें से हमें काफी वो पूरा एक पत्थर के ऊपर प्रिंट हुआ होता है ऐसा मिलता है. उसमें से काफी सारे हमको एनिमल्स की डाइवर्सिटी पता चलती है कि उस समय जो एनिमल्स और बर्ड्स जो थे उसका साइज कैसा था, उसका शेप कैसा था, और उसके हाथ पांव कैसे थे, वो सब हमको पता चलता है. फॉर एन एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स, आपने नाम सुना हो कि आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्शन बिटवीन दी रेप्टाइल्स एंड एव्स. सो आर्कियोप्टेरिक्स का जो हमको मिला था उसको इसीलिए उसका नाम आर्कियोप्टेरिक्स है. वो पहले का बर्ड है, वो अभी एक्सटिंक्ट है, लेकिन उसका जो हमको मिला था पत्थर की ऊपर उसका जो पूरा प्रिंट था वो हम कैसे, वो सब आर्कियोलॉजिस्ट है वो निकालता है और वहां से मिलता है. सो वो कितना पुराना है वो भी हम जान सकते हैं. वो पहले के जो पत्थर और वो सब था उसमें से हमको मिल सकता है. सो वो पत्थर और क्ले और वो सब में दबा हुआ होगा उस समय, और वहां पे अभी निकल आता है. तो वो जो पूरा होता है उसकी एज कितनी है वो भी हम नाप सकते हैं. उसका वी कैन मेजर दी एज विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग पद्धति, रेडियोएक्टिव कार्बन है, उससे हम कार्बन डेटिंग मेथड से उसकी जो एज कितनी है, वो कितना पुराना है, वो जो हमको मिला है रॉक के ऊपर उसका जो पूरा प्रिंट है वो कितना पुराना है वो हम जान सकते हैं उसकी वजह से. तो ये सब तो इवोल्यूशन के प्रूफ है ही, वो तो है. लेकिन अभी जो जिंदा है वो एनिमल में अगर हमको देखना है तो मैंने आपको बोला था इसके ऊपर एक अर्नस्ट हैकल जो एक साइंटिस्ट है, अर्नस्ट हैकल, उन्होंने पूरा काम किया था. उन्होंने काम किया था एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे कि अगर कोई एनिमल है तो उसकी एम्ब्रियोलॉजी हमको स्टडी करनी है. तो एम्ब्रियोलॉजी अगर आप स्टडी करोगे तो आपको क्या दिखेगा. तो उन्होंने एक अर्नस्ट हैकल में उन्होंने देखा कि हम जब वर्टिब्रेट्स है पूरे स्टार्ट फ्रॉम दी पीसिस यानी फिश से स्टार्ट करके मैमल तक, वो पूरे जो वर्टिब्रेट का जो एरिया है वो वर्टिब्रेट को अगर हम सभी की एम्ब्रियोलॉजी चेक करें तो उसकी एम्ब्रियोलॉजी के अर्ली स्टेज में सब एनिमल्स को, सारे वर्टिब्रेट्स में हम भी आ गए, डॉग, व्हेल, बैट, चीता, लायन, फ्रॉग, इवन फिश, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा काफी एनिमल्स हैं. सभी का अगर हम एम्ब्रियोलॉजी चेक करें, उसकी सबका फीटस डेवलपमेंट चेक करें, तो उसके फीटस में
हमको फेरेंजियल गिल्स मिलेगी, यानी यहाँ पे जो हेड के पीछे का जो एरिया होता है उसमें हमको एक रो मिलेगी गिल्स की। आपको पता है कि गिल्स आर हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन इन वाटर, बरोबर। तो वो जो वाटर में रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स हेल्पफुल है। तो वी आर दी टेरेस्ट्रियल एनिमल, सो फ्रॉम दी एम्फीबिया, अगर हम एम्फीबिया को ना गिने क्योंकि उसमें भी लार्वा स्टेज में गिल्स होगी, एडल्ट में नहीं होगी। एम्फीबिया में लार्वा स्टेज में गिल्स है क्योंकि वो पानी में रहता है, एडल्ट में नहीं होगी, इसलिए हम उसको भी कंसिडर नहीं करते। तो हम सिर्फ पीसेस यानी फिश को ही कंसिडर करते हैं कि उसमें ही गिल्स पूरे लाइफ टाइम होती है, यानी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, वेव्स एंड मैमल्स में किसी में भी गिल्स लाइफ टाइम नहीं होती। सो बट इन एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो एम्ब्रियो में हमको अर्ली स्टेज में उसमें गिल्स दिखती है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल प्रूफ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो एक साइंटिस्ट थे कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनिमल्स के जो एम्ब्रियो है वो एडल्ट्स के थ्रू पास नहीं होते, क्योंकि उसके काफी कैरेक्टर्स उसको सिमिलर नहीं है, इसलिए हम पूरे वर्टिब्रेट को ये कॉमन कैरेक्टर नहीं दे सकते। सभी एनिमल्स को हम वो नहीं दे सकते क्योंकि सभी में ऐसा कोई, मैंने बोला ना आपको, एडल्ट में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो एम्ब्रियो से पास हो गया है। सो इसलिए ये हाइपोथेसिस और ये एम्ब्रियोलॉजिकल प्रूफ को उन्होंने रिजेक्ट किया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। सो अगर हम आगे बढ़े तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि काफी सारे ऐसे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में जो काफी सिमिलर्स है, यानी अगर हम सिर्फ मैमल की बात करें तो उसका एंसेस्टर, हमारे सबका एंसेस्टर कॉमन कैसे है, वो कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारी जो होमोलॉजी, हमारे जो ऑर्गन के जो बॉडी की पार्ट है, यानी मैंने बोला था ह्यूमस है, रेडिया है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, ये सब आप अगर पूरे हाथ का जो बोन स्ट्रक्चर देखे तो यही बोन स्ट्रक्चर आपको डॉग में मिलेगा, यही बोन स्ट्रक्चर आपको चीता में मिलेगा, यही बोन स्ट्रक्चर आपको व्हेल में मिलेगा, बैट में मिलेगा, क्योंकि सारे मैमल्स है और सभी में ये बोन स्ट्रक्चर कॉमन है। यानी बट दे are living in the different habitat, so they have the different adaptation for their forelimbs. उनके forelimbs के लिए different habitat है, different adaptations है। यानी whale है वो swimming का काम करते हैं, bat का जो काम है वो उड़ने का है, और सबका काम अलग अलग है, लेकिन उसके जो organ की bone है वो बॉन, उसकी होमोलॉजी, उसको होमोलॉजिकल सिमिलरिटीज बोल सकते हैं, उसकी होमोलॉजिकल सिमिलरिटी से वो सेम है, वो सारे एनिमल्स में कॉमन है। तो उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। कैसा? कि सबका एंसेस्टर कॉमन है, यानी सबकी बॉडी स्ट्रक्चर कॉमन है, बट सबके फंक्शंस डिफरेंट है, सबके फंक्शन अलग अलग है, बट उसकी होमोलॉजी सेम है। उसके जो ऑर्गन, उसके जो बॉन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी बॉन सभी में कॉमन है, सारे बॉन एक जैसे हैं, तो उसकी होमोलॉजी सेम है, लेकिन उसके जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके सब एंसेस्टर कॉमन थे, लेकिन जैसे जैसे ही एनिमल आगे बढ़ता गया, उसकी हैबिटेट चेंज होती गई, वैसे वैसे उसका एडेप्टेशन चेंज होता है। तो एडेप्टेशन के हिसाब से उसका फंक्शन भी चेंज हुआ, लेकिन अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो बॉन्स आर सेम, उसकी लोकेशन भी सेम है और फंक्शन अलग अलग है। इस तरह के जो इवोल्यूशन है उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं। इसके लिए जो प्रूफ है उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रूफ बोल सकते हैं। पता चला आपको? जैसे ये एनिमल में वैसे ही प्लांट में भी ऐसा है। कुकुरबिटा है और बोगनविलिया है, दो अलग अलग है। तो अगर आपने बोगनविलिया जो ध्यान से अगर देखा है, बोगनविलिया अगर आपने देखा है तो उसके ऊपर एक ऐसा स्पाइन जैसा थॉर्न होता है, स्पाइन जैसा होता है, आपको चुभता है वो। और अगर कुकुरबिटा देखे तो कुकुरबिटा वो ऐसे स्प्रेड होती है और कुकुरबिटा के ऊपर वैसा वो स्पाइरल शेप में जो डेंड्रिन कहते हैं उसको, वो पूरी डेंड्रिन होती है, वो पूरी स्पाइरल करके वो चढ़ती है। वो मनी वेल में कैसा होता है, मनी प्लांट में वैसा होता है, वो स्पाइरल करके पूरी स्प्रेड होती है, चलती है ऐसे। तो कुकुरबिटा में और बोगनविलिया में भी कॉमन है, तो उसको भी होमोलॉगस बोलेंगे।
दोनों का फंक्शन डिफर है। एक चुभता है हमको, दूसरा उसको मदद करता है, हेल्प करता है चढ़ने में। वो ऐसा स्पाइरल शेप में आपकी बुक में जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए बोगनवेलिया है, तो इसमें स्पाइन है, और इसमें देखिए टेंड्रिन है। तो ये जो टेंड्रिन है, टेंड्रिन है, तो टेंड्रिल है, वो टेंड्रिल है ऐसे चढ़ने में हेल्प करती है ऊपर बीटा। तो ये जो है दोनों है आउटग्रोथ ही, लेकिन दोनों का होमोलॉजी सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। एक है वो आपको चुभता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है तो आउटग्रोथ ही, उस टाइप का आउटग्रोथ ही है। तो दीज आर दी होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस इवोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं होमोलॉजी सेम है सभी की। वैसे ही अगर हम ऑपोजिट देखें इवोल्यूशन की तरह से, तो जिसका फंक्शन सेम है, लाइक हम बर्ड देखें उड़ने का काम करते हैं, बटरफ्लाई देखें उड़ने का काम करते हैं, बैट देखें उड़ने का काम करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई और बटरफ्लाई और बर्ड, ये दोनों की विंग्स आप देखिए, विंग्स डिफरेंट है, ऑर्गन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन एक ही करती है। ओके, जिसमें फंक्शन सेम हो लेकिन ऑर्गन का स्ट्रक्चर अलग अलग हो। ये फंक्शन सेम क्यों हुआ? क्योंकि उनका हैबिटाट सेम है, उनको उड़ने का काम करना है, वो वहां पे रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि उनका काम उड़ने का है, लेकिन दोनों का इवोल्यूशन अपोजिट डायरेक्शन में है। एक है वो पूरा वर्टिब्रेट एनिमल है, उसके विंग्स में बोन है, फीदर है, और एक है वो आर्थ्रोपोड है, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोड है, उसमें सिंपल विंग्स है, लेकिन दोनों की विंग में डिफरेंस है। सो इस टाइप की इवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। उसको डाइवर्जेंट बोलते थे जिसमें ऑर्गन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। जिसमें फंक्शन सेम है लेकिन ऑर्गन्स आर डिफरेंट, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, जो वो सब डिफरेंट है, उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। सो ये आप खास नोट कीजिए कि जिसमें फंक्शन है और ऑर्गन डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते, ऑर्गन स्ट्रक्चर और बोन स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। दोनों चीज अलग अलग है, खास ख्याल रखिएगा। तो ये दीज आर द प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन ना। Some are the same characters, some having the same homology, and some having the different function. So उसको हम बोलेंगे एनालॉजी। तो एनालॉजी भी डिफरेंट है, होमोलॉजी भी डिफरेंट है। एनालॉजी जिसकी सेम है तो उसके वो बताता है कि उसके जो एंसेस्टर है उसके कैरेक्टर डिफरेंस होंगे। यहाँ डाइवर्जेंस में जो एंसेस्टर है उसका वो एंसेस्टर कॉमन होगा वो सब एनिमल्स का। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, और दूसरा है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ओके, तो दीज आर दी प्रूफ। इसमें हम एक बात और ऐड करें तो हम क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे एनिमल डाइवर्स होता जाएगा उसमें कैरेक्टर चेंज होता जाएगी। वो अपने एंसेस्टर जैसा कैरेक्टर तो रखेगा ही, लेकिन समटाइम दे गेट दी डाइवर्स or they get the some special character against the environment, against their habitat, according to their habitat they get the different character. So ये हम सब देख सकते हैं कि उसके ancestor common होंगे, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ancestor common है। अगर हम देखें तो एनिमल्स में क्या होता है दूसरा कि जैसे जैसे अगर कोई एनिमल हम रखते हैं, पेट रखते हैं, तो उसमें पेट आप गाय रखते हैं, बफेलो है, गॉट है, हॉर्स है, डोंकी है, ये सब हमारा डोमेस्टिक एनिमल है। वैसे डोमेस्टिक प्लांट भी है। तो डोमेस्टिक प्लांट और डोमेस्टिक एनिमल में क्या होता है कि जो हम पेट रखते हैं उसको पालते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हम लाइक डॉग का एग्जांपल लेते हैं, तो डॉग में अलग अलग ब्रीड आती है, आपको मालूम है। इसमें से अभी कैसा हो रहा है कि उसमें प्योर ब्रीड भी आती है और हाइब्रिड भी आती है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जो काम नेचर नहीं करता वो काम हम करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है ये एनिमल पे, ये एक बहुत अभी करंट टॉपिक है।
एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट ऑन इवोल्यूशन, ये उसमें कंसीडर होता है कि अगर हम देखें कि काफी अभी डॉग में भी ऐसा हो चुका है कि दो अलग अलग ब्रीड डॉग की लेके उसमें से नई ब्रीड बनाते हैं, न्यू ब्रीड ऑफ डॉग, एंड उसको पेड करते, उसको बेचते हैं, तो उसमें भी कई सम डिफरेंट कैरेक्टर्स राइज होंगे, वो डिफरेंट कैरेक्टर होंगे. समटाइम दे आर एडप्टेड इन नेचर एंड दे आर फर्टाइल, बट समटाइम दे आर नॉट फर्टाइल. अगर हम खच्चर का एग्जांपल देखें तो फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स, सॉरी उल्टा हो गया, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी का अगर एग्जांपल देखें तो उससे प्रोड्यूस हुआ है खच्चर. अगर खच्चर वो नॉन फर्टाइल है, वो एनवायरमेंट में इफेक्ट, एनवायरमेंट की इवोल्यूशन में पार्ट नहीं लेता. क्यों? क्योंकि वो नॉन फर्टाइल. लेकिन डॉग में ऐसा नहीं है. डॉग में जो न्यू ब्रीड हम बनाते हैं अलग अलग डॉग को लेके, तो उसमें वो सब फर्टाइल होता है, तो वो नया ब्रीड बनता है, तो वो इवोल्यूशन में हम एक पार्ट लेते हैं, क्योंकि वो ब्रीड पहले था ही नहीं. वो हमारे कारण, वो हमने ब्रीड किया है, हमने नया डॉग, दो स्पीसीज लेके नया बनाया है, तो वो इवोल्यूशन में हमने पार्ट लिया. तो ये एंथ्रोपोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी इफेक्ट, एंथ्रोपोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ब्रीड और इवोल्यूशन हो गया. तो ये भी एक प्रूफ है कि हम, लेकिन वो डॉग जो हम नया बनाएंगे उस ब्रीड में वो उसके पेरेंट दोनों ब्रीड का कैरेक्टर होगा. तो ये हमारे कारण नई स्पीसीज जो बनती है, तो उसमें हम देख सकते हैं उसके पेरेंट के कैरेक्टर्स को. तो ये एक है, तो ये भी हम एक देख सकते हैं. और अगर हम एक और एग्जांपल देखें विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो वेरी इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा ये एग्जांपल देखेंगे, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट करती है कोई एनिमल की हैबिटेट को, और हैबिटेट की वजह से कोई एनिमल की पॉपुलेशन और एनिमल कैसे फिट होता है. तो ये हम देखते हैं. आप सबको मालूम है, आप प्रीवियस में और 9th-10th में पढ़ के आए होंगे, 8th-9th में, कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1850 में, आपको मालूम है, स्टार्ट फ्रॉम द इंग्लैंड. आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ 1850 में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. तभी क्या था कि जहां पे ये इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई, वहां पे दो टाइप के मोथ्स थे. मोथ यानी इंसेक्ट है, वो बटरफ्लाई के जैसा होता है, लेकिन बटरफ्लाई नहीं होता, मोथ अलग होता है. तो ये दो टाइप के मोथ थे, वहां पे सर्वाइव करते थे. एक है वो व्हाइट मोथ है, और दूसरा है वो ब्लैकिश मोथ है, उसको मेलेनाइज्ड मोथ बोल सकते हैं. मेलेनाइज्ड मेलेनिन के ऊपर से आया मेलेनाइज्ड मोथ. तो वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैकिश होता है, और एक व्हाइट मोथ होता है. अब कैसा हुआ कि जैसे जैसे ये रिवॉल्यूशन हुआ इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में पहले स्टीम इंजन आते थे, स्टीम इंजन से पूरा रिवॉल्यूशन हुआ. वो आपको पता है कि स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन हुई और वहां से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो पहले उसमें से स्मोक निकलता था, धुआं, और धुएं की वजह से पूरा जो सराउंड है, एनवायरमेंट है, उसके जो प्लांट्स थे, वो प्लांट्स के ऊपर वो स्मोक और वो सब ऐश और सब गिरने की वजह से पूरा प्लांट के जो ट्रंक और वो सब थे वो ब्लैकिश हो गए. अब क्या होता है कि वहां पे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो मोथ थे, व्हाइट मोथ एंड ब्लैक मोथ, मेलेनाइज्ड मोथ. व्हाइट मोथ की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा थी. नोट कीजिए, व्हाइट मोथ की पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा थी. जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, वहां पे व्हाइट मोथ की पॉपुलेशन क्यों ज्यादा थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ. व्हाइट मोथ वहां पे ज्यादा इसलिए थी कि जो पेड़ वहां पे थे, वो पेड़ के अराउंड वहां सब व्हाइट कलर की लाइकेंस सर्वाइव करती थी. तो ये सब जो लाइकेंस थी, वहां पे व्हाइट मोथ उसके ऊपर बैठते थे, और ब्लैक मोथ भी थे. तो व्हाइट मोथ की पॉपुलेशन ज्यादा क्यों थी? क्योंकि व्हाइट लाइकेन पे वो बैठते थे. अगर वो ब्लैक मोथ है, वो व्हाइट लाइकेन के ऊपर बैठेगा, तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट कि ब्लैक मोथ दिख रहा है. सो प्रेडेटर्स है जो ब्लैक मोथ के, वो देख जाते थे कि ये तो ब्लैक मोथ है, ये बैठा हुआ है, तो वो उसको खा जाते थे. यानी ब्लैक मोथ की पॉपुलेशन लो हो गई, यानी ब्लैक मोथ की पॉपुलेशन कम थी, व्हाइट मोथ की ज्यादा थी, लाइकेन की वजह से.
नेक्स्ट जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते ही पॉल्यूशन होगा। अब आपको पता है और पता ना हो तो यहाँ नोट कीजिए कि लाइकेन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। जहां पे पॉल्यूशन होगा लाइकेन वहां पे नहीं होगा। लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। जहां पे लाइकेन्स होगा मीन्स वहां पे पॉल्यूशन कम है, और जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा लाइकेन्स वहां पे नहीं होगा। तो जैसे जैसे रिवॉल्यूशन बढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ा, वैसे वैसे ही लाइकेन्स है वो कम हो गए। लाइकेन्स कम हो गए और पूरा सराउंड है वो ब्लैकिश हो गया। अब पूरा सराउंड ब्लैकिश है, और लाइकेन और जो ब्लैक मोथ थे वो कम नंबर में थे, लेकिन अब उनको कैमोफ्लेज मिल रहा है। कैमोफ्लेज यानी वो पूरे सराउंड में घुल मिल जाता है, वो दिखता नहीं है। अब प्रीडेटर को कौन दिखेगा? ब्लैक नहीं दिखेगा। अब प्रीडेटर को कौन दिखेगा? व्हाइट मोथ दिखेगा। जैसे जैसे ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ब्लैक मोथ है वो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्योंकि अब प्रेडेटर्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। प्रेडेटर को किसको प्रीफर करते हैं? व्हाइट मोथ को। तो वो व्हाइट मोथ को खा गए, तो जो नंबर था वो पहले व्हाइट मोथ का ज्यादा था, अब वो रिवर्स हो गया। अब ब्लैक मोथ का पॉपुलेशन बढ़ गया है, व्हाइट मोथ का पॉपुलेशन कम हो गया है। ये दोनों रिवर्स डायरेक्शन हो गए, रिवर्स में पॉपुलेशन चेंज हो गई। क्यों? एनवायरमेंटल इफेक्ट, एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट। इंडस्ट्री किसने स्टार्ट की? हमने स्टार्ट की ना, हम ह्यूमंस ने स्टार्ट की। तो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री की वजह से यानी एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होती है। तो फिट कौन निकला है यहाँ पे? पहले व्हाइट मोथ फिट था क्योंकि वो एनवायरमेंट में कैमोफ्लेज हो जाता। अभी ब्लैक मोथ फिट है क्योंकि उसका एनवायरमेंट ब्लैक हो गया है। तो दिस इज द इवोल्यूशन। सेम टाइम साइमल्टेनियसली अगर हम रूरल एरिया में यानी गांव में जाके चेक करें सेम दोनों मोड, तो उसकी पॉपुलेशन जो पहले थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहाँ पे हुआ? सिटी एरिया में, कि जहां पे इंडस्ट्री है वहां पे चेंज हुआ। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन के जो नेचुरल सिलेक्शन। नेचर अब किसको सिलेक्ट करेगी? दिस इज द कॉमन, क्योंकि लाइकेन थी, लाइकेन इज अ नेचुरल पार्ट, प्लांट इज अ नेचुरल पार्ट, मोथ एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप इज अ नेचुरल पार्ट। सो अब वो नेचर ने सिलेक्ट किया, इसको नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हैं कि पहले उसने नेचर ने किसको सिलेक्ट किया था? व्हाइट मोथ को सिलेक्ट किया था। लेकिन बाद में आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो नेचर है उसने ब्लैक मोथ को सिलेक्ट किया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि जिसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन हाई है वो फिट है, जो फिट है उसको नेचर सिलेक्ट करेगी। तो दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग, पूरा बुक में पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको। सो these are the proof of rather evidence of evolution। इसमें एक और चीज है, अगर हम देखें, हम जैसे ही इसमें हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद ब्लैक मोथ की नंबर पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि वो फिट है और वो सर्वाइव हो सकता है क्योंकि उसका एनवायरमेंट ब्लैकिश हो गया। वैसे ही आप एग्रीकल्चरल लैंड में अगर कोई पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड डालते हैं तो पहले थोड़े समय में ऐसा होगा कि वो पेस्ट है वो मर जाएगी, इट विल बी डिस्ट्रॉय एंड आपको पूरा प्रोडक्शन मिलेगा। बट समटाइम्स कैसा होता है कि अगर हम बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी हम एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल डिजीज अगर कोई प्लांट को होता है तो वो डालते हैं। तो समटाइम्स दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे प्रोड्यूस द मोर एडवांस स्पीसीज एंड दे हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पेस्टिसाइड। सो आफ्टर सम टाइम कैसा होगा कि जैसे जैसे हम पेस्टिसाइड डालेंगे वो पेस्ट मरेगी ही नहीं, वो पेस्ट इवॉल्व हो चुकी है, वो देयर स्पीसीज बिकम्स इवॉल्व एंड दे फाइट अगेंस्ट दिस पेस्टिसाइड एंड हेर्बिसाइड्स, सो वो मरेगी नहीं। तो ये भी हमारे इफेक्ट के कारण हुआ है। और बट वो चेंज जीनोमिक चेंज है और जीन का जो चेंज है वो उसमें हुआ है, सो इट विल एड अप। जीन का चेंज हो वो उससे मुझे और याद आ गया कि अगर हम एविडेंस ढूंढ रहे हैं
कि वो हमने होमोलॉगस एविडेंस, होमोलॉजी देखी, एनालॉजी देखी, तो उसमें हम जीनेटिक को क्यों पीछे रखें। जीन्स की भी हम देखते हैं कि अगर हम ई कॉलाई में कोई जीन देखें तो उसमें और हम में काफी जीन्स की फंक्शन की सिमिलरिटी सेम है, काफी एंजाइम्स है, काफी आरएनएस है कि वो उसका स्ट्रक्चर सेम है, जीन्स भी काफी सेम है। तो ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का कि अगर हम लोअर एनिमल देखें कोई एंड हायर एनिमल देखें तो उसके जीन भी काफी सिमिलर है, उसका फंक्शन भी काफी सिमिलर है, जीन की फंक्शनलिटी भी काफी सिमिलर है, वो जो प्रोटीन बनाता है और हम में भी जो प्रोटीन बनता है वो सेम है, काफी एंजाइम्स भी सेम है। तो ये है मॉलिक्यूलर बेसिस पर और जेनेटिकली और मॉलिक्यूलर जीन के बेसिस पर हम इवोल्यूशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रूफ दे सकते हैं कि एंसेस्टर कॉमन है, सबके एंसेस्टर कॉमन है, एंड जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक यूनिसेल्युलर एनिमल से आज कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्प्लेक्स एनिमल भी बन चुके हैं और काफी बड़े बड़े एनिमल्स भी है, पर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी अ सिंगल यूनिसेल्युलर एनिमल, ये बोल सकते हैं, क्योंकि उसके जीन सेम है, वो काफी जीनोम हमसे मिलता हुआ है, उसके जीन्स की फंक्शन सेम है। तो ये एविडेंस थे ऑफ इवोल्यूशन के, ये आप बुक में देख लीजिएगा, काफी सारे इवोल्यूशन दिए गए, पढ़ लीजिए आराम से। होमोलॉगस क्या है, एनालॉगस क्या है, जीन्स की जो सिमिलरिटीज है, वो इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म है, वो आप काफी देख लीजिए। एम्ब्रियोलॉजिकल जो चीज मैंने सबसे पहले आपको बताया था वो भी आप देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट हो और इंटरेस्टिंग और डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। ओके।